नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे खेतों की मिट्टी जिससे हमें अन्न मिलता है वो धीरे धीरे अपनी जान खो रही है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। हाल ही में एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आई है जिसने इस पूरे सेक्टर में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। तो चलिए आज इसी फर्टिलाइजर की चुनौती को परत दर परत समझते हैं, मिट्टी से लेकर सब्सिडी और इसके समाधान तक। सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि ये मामला आखिर कितना बड़ा है। पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की जितनी खपत होती है उसमें भारत दूसरे नंबर पर है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा आंकड़ा है, और ये दिखाता है कि हमारी खेती फर्टिलाइजर्स पर कितनी ज्यादा निर्भर हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करते, बनाते भी खूब हैं। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इतना बनाते हैं और इतना इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? भाई, इन्हीं बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे कहानी में कई पेच हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों में इस मुद्दे को समझेंगे। पहले देखेंगे कि भारत में फर्टिलाइजर का सीन क्या है, फिर बात करेंगे सरकारी पॉलिसियों की, उसके बाद सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं उन्हें समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर भारतीय किसान अपने खेतों में कौन कौन से मुख्य फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ बड़े नाम हैं: यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके मिक्स और एसएसपी। सब मिट्टी को अलग अलग पोषक तत्व देते हैं, लेकिन इनमें से जो यूरिया है ना, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और यही, जैसा कि हम आगे देखेंगे, हमारी पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार है। अब आते हैं पॉलिसियों पर, यानी नीतियों पर। देखिए, भारत में फर्टिलाइजर का मार्केट कोई फ्री मार्केट नहीं है। इससे काफी हद तक सरकार कंट्रोल करती है, और इसका सबसे बड़ा टूल है सब्सिडी। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ये बहुत जरूरी है। सरकार 2 अलग अलग तरह से सब्सिडी देती है। एक तरफ है यूरिया, जिसका दाम सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करती है ताकि किसानों को ये एकदम सस्ते फिक्स रेट पर मिले। दूसरी तरफ है फॉस्फेट और पोटाश, यानी पी और के। इन पर लगती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, मतलब एनबीएस। इसमें सरकार फर्टिलाइजर के अंदर मौजूद पोषक तत्व के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट देती है, लेकिन बाजार के दाम पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। नतीजा क्या होता है? यूरिया बाकी फर्टिलाइजर्स के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है, और बस यही से कई सारी समस्याओं की जड़ शुरू होती है। इसके अलावा सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर जैसी नीतियां भी शुरू की, जिसके तहत अब सारे फर्टिलाइजर भारत ब्रांड के नाम से ही बिकते हैं। फर्टिलाइजर की पूरी मूवमेंट पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम भी है, और किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी बनाए गए हैं। तो नीतियां तो सुनने में ठीक लगती हैं, लेकिन अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की और देखते हैं कि सिस्टम में वो कौन सी दरारें हैं जिनकी वजह से ये पूरा मामला इतना गंभीर हो गया है। देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ है एक बहुत बड़ा असंतुलन। जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, सरकार की सब्सिडी पॉलिसी अनजाने में ही एक फर्टिलाइजर यानी यूरिया को बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता बना देती है, और ये असंतुलन सीधे सीधे इसी सब्सिडी के डिजाइन से जुड़ा हुआ है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी साफ कर देती है। देखिए, एक अच्छी फसल और स्वस्थ मिट्टी के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक आदर्श अनुपात होता है, 4:2:1। लेकिन यूरिया के बेतहाशा सस्ते होने की वजह से किसान नाइट्रोजन का इस्तेमाल जरूरत से कहीं ज्यादा कर रहे हैं। नतीजा, ये रेशो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और इस बिगड़े हुए बैलेंस का असर बहुत ही खतरनाक है। मिट्टी में जिंक, आयरन जैसे जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारी कमी होती जा रही है। हमारी जमीन की क्वालिटी लंबे समय के लिए खराब हो रही है। यही नहीं, इससे पानी और हवा में प्रदूषण फैल रहा है, और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है। मतलब नुकसान हर तरफ से है। एक और बहुत बड़ी चुनौती है हमारी आयात पर निर्भरता। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हम अपनी जरूरत का 95% फॉस्फेट और 100%, जी हां, पूरा का पूरा पोटाश बाहर से मंगाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ते हैं या सप्लाई रुकती है तो इसका सीधा असर हमारे किसानों और देश की फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है। और अब बात करते हैं खर्चे की। ये आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारे देश में फूड सब्सिडी के बाद सरकार का दूसरा सबसे बड़ा सब्सिडी का खर्चा है। ये देश के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होती। सस्ते सब्सिडी वाले यूरिया की कालाबाजारी होती है, उसे खेती की जगह दूसरे उद्योगों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। हमारे 27 से ज्यादा यूरिया प्लांट आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं, और हम प्रोडक्शन के लिए भी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं।
ये सारी समस्याएं सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। तो अब जब हमने समस्याओं को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या रास्ता सुझाया है। कमेटी ने एक 4 सूत्रीय प्लान दिया है। पहला, देश में ही प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। दूसरा, कच्चे माल की सप्लाई को पक्का किया जाए। तीसरा, कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगे। और चौथा, और ये बहुत दिलचस्प है, नैनो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जाए। तो ये नैनो फर्टिलाइजर आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझिए। जो पारंपरिक फर्टिलाइजर हैं, वो एक बड़ी थाली की तरह है, जिसमें से पौधा थोड़ा ही खा पाता है, बाकी सब वेस्ट हो जाता है। वहीं नैनो फर्टिलाइजर एक स्मार्ट कैप्सूल की तरह है, जो पोषक तत्व सीधे वहीं पहुंचाता है जहां पौधे को जरूरत है। फायदा, इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में होता है, पौधे इसे अच्छे से सोखते हैं और ये किसानों के लिए सस्ता भी पड़ता है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। लेकिन देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी या पॉलिसी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक किसान उसे ना अपनाए। असली बदलाव तो खेत में ही आएगा। इसलिए किसानों को ट्रेनिंग देना, उन्हें फर्टिलाइजर के सही इस्तेमाल और प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर में ये कोट पूरी चुनौती को बहुत अच्छे से बताता है। भारत की फर्टिलाइजर चुनौती सिर्फ फर्टिलाइजर बनाने या पहुंचाने की नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, सरकारी खर्चे और पर्यावरण की सेहत, इन तीनों के बीच एक सही संतुलन बनाने की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य और अपने बजट का संतुलन दोनों को फिर से साध पाएगा? इस सवाल का जवाब ही हमारी खेती, हमारे पर्यावरण और हम सबके आने वाले कल को तय करेगा।